हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है क्लास 10th का संस्कृत पढ़ रहे थे। छठा चैप्टर जिसका नाम था भारतीय संस्कार। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है और जो है कि इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो संभावित प्रश्न, तो वो सारा जो है कि क्वेश्चन कराने का इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न इस चैप्टर से अब तक पूछा गया वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है कि इसमें लिया गया है, और इसके अलावा और जो चैप्टर से बन सकता है वो भी है ना। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तो ये थोड़ा इसमें मज़ा आ जाएगा, है ना। इसमें मैंने टोटल 25 ऑब्जेक्टिव लिए हूँ और इसको डिस्कशन के साथ मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला 25 है ना, 20 मिनट लगेगा, तो 15-20 मिनट आप जो है हमसे जुड़े रहिए, तो ये चैप्टर का प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या होता है। देखो, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है। भारत की संस्कृति का के बारे में जो भारतीय लोग हैं ना, जो विदेश में जाकर के रह रहे हैं, तो वो लोग भी जो है उनका भी रुझान जो है ना भारतीय संस्कृति की ओर है ना। भारत की संस्कृति उनको बहुत भाता है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है पता है। संस्कार, यानी भारत के अंदर में जो है ना बड़े छोटों का जो एक तहजीब तमीज होता है वो सब कुछ यहाँ पर रहता है ना। जो बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों से कैसे बातचीत करना है, ये सारी जो है ना चीज़ें इंडिया के अंदर में है। तो ये सब संस्कार से आता है, ठीक है ना। तो ये जो इसका तो आंसर भी वही होगा, है ना। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार, है ना। ये संस्कार जो है ना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कब होता है। देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि संस्कार टोटल पांच प्रकार के होते हैं। कुल संस्कार 16 होता है, ध्यान देना। कुल संस्कार कितने होते हैं? 16। 16 कुल। देखो, कुल संस्कार अगर आपसे पूछेगा कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो कुल संस्कार में आपको याद रखना है कुल संस्कार होता है 16, ठीक है। कुल संस्कार कितने होते हैं, तो कुल संस्कार 16 होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार के प्रकार पूछेगा तो 5 प्रकार का, है ना। संस्कार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, ठीक है। एक क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक होता है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व, तो जन्म से पूर्व जो है, और एक होता है क्या, शैशव काल में, ठीक है। एक होता है शैशव काल में। 5 प्रकार का संस्कार होता है जन्म से पूर्व, एक होता है शैशव काल में बेटा, और तीसरा होता है क्या, शिक्षा संबंधी संस्कार। शिक्षा संबंधी संस्कार। एक होता है गृहस्थ संस्कार जिसमें विवाह आता है, और एक होता है मरने के बाद जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं ना। मरने के बाद जो है जिसको हम लोग अंत्येष्टि, मरने के बाद जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार का संस्कार होता है। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? टोटल 3। शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव काल में जो है ना 6 संस्कार होते हैं। और शिक्षा में कितना होता है? तो शिक्षा में 5 संस्कार होता है। और गृहस्थ में कितना होता है? 1 होता है। और मरने के बाद कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कुल संस्कार कितना है, तो कुल संस्कार 16 है। कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो जन्म से पूर्व, शैशव काल का संस्कार, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरने के बाद का संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3। शैशव काल में कितने संस्कार हैं? 6। शिक्षा में कितने हैं? 5। गृहस्थ में कितने हैं? 1। और मरने के बाद कितना संस्कार है? 1। देखो, जन्म से पूर्व जो है ना 3 संस्कार है। अब जन्म से पूर्व कौन कौन 3 है, थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जन्म से पूर्व, जैसे कोई बच्चा है ना, कोई शिशु है, वह जन्म लेता है, तो जन्म लेने से पहले जब वह माँ के गर्भ में रहता है ना, तो उस समय ही 3 संस्कार मना लिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा संस्कार होता है? पहला तो होता है क्या, गर्भाधान, है ना। गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है। दूसरा क्या होता है? पुंसवन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पुंसवन होता है। और तीसरा जो संस्कार होता है वह सीमंतोन्नयन होता है ना, सीमंतोन्नयन होता है। ये 3 संस्कार जो है जन्म से पूर्व मनाया जाता है। यही 3 संस्कार, पहला क्या बोले बेटा? गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन। अच्छा, ये क्रम से होता है, ऐसा नहीं कि पहले पुंसवन संस्कार हो जाएगा उसके बाद गर्भाधान संस्कार होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी संस्कार है ना 16, सारा संस्कार क्रम से होता है, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है, ये क्रम में रहता है। और ये जो गर्भाधान संस्कार है ना,
गर्भाधान संस्कार क्या है बताइए। जब जैसे देखिए, जब पता चलता है ना कि कोई भी स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई, तो उसकी खुशी में जो है कि जो संस्कार मनाया जाता है उसको हम लोग गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यानी इसमें इसका यही उद्देश्य होता है कि गर्भ में जब शिशु पलेगा उसका रक्षा हो, है ना, वो सुरक्षित रह सके। तो इसलिए गर्भ की रक्षा के लिए, है ना, तो गर्भाधान संस्कार जो है ना, ये गर्भ की रक्षा के लिए, है ना, गर्भ की रक्षा के लिए ये जो है संस्कार मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और पुंसवन संस्कार क्या पता है, ये 3 महीना होने के बाद जो है मनाया जाता है ना, जब माँ के गर्भ में शिशु कम से कम 3 महीने का हो जाता है, तो उसके बाद ये पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। ये संस्कार मनाया जाता है कि जब बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा है ना, जब वो बच्चा दुनिया में आए तो वो उत्तम संस्कार वाला हो, है ना, तो गर्भ में गर्भस्थ शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, है ना, तो पुंसवन संस्कार क्यों मनाए जाते हैं, गर्भस्थ शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, है ना, यानी गर्भ में पल रहे शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, है ना, गर्भ में पल रहे शिशु के उत्तम संस्कार के लिए कौन सा उत्तम संस्कार के लिए जो है कि पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। और सीमंतोन्नयन क्या है पता है, जब 7 महीने जो है कि शिशु का गर्भ में हो जाता है, तो जो गर्भवती महिलाएं होती है उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए जो है ये सीमंतोन्नयन जो है संस्कार मनाया जाता है। ये गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, है ना, ये गर्भवती जो महिलाएं होती है उसकी प्रसन्नता के लिए, है ना, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए और उसके एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए संस्कार मनाया जाता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अच्छे से कि कुल संस्कार कितने होते हैं, 16। कितने प्रकार का संस्कार होता है, 5। इसको समझ लीजिएगा ना, तो ये ऑब्जेक्टिव अभी आपका पूरा अच्छे से बन जाएगा, है ना। 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। तो कौन कौन सा है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। गर्भाधान क्या होता है, तो जब कोई पता चलता है कि कोई भी महिलाएं गर्भवती हो गई है तो उसके खुशी में मनाया जाता है, माना गर्भ की, इसका उद्देश्य होता है गर्भ के रक्षा, यानी गर्भ की रक्षा के लिए संस्कार गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है। और पुंसवन संस्कार जो है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उसके अच्छे संस्कार के लिए, कि अच्छा संस्कारी बच्चा हो, उसके लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। और ये जो सीमंतोन्नयन है ना, ये गर्भवती महिलाओं की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए ये संस्कार मनाया जाता है। तो यहां पर क्या प्रश्न पूछा था, ध्यान देखिए, 2 नंबर में प्रश्न था पुंसवन संस्कार कब मनाया जाता है। तो अब बताओ कब मनाया जाता है, जन्म से पूर्व, है ना, जन्म से पूर्व मनाया जाता है या शैशव काल में। तो इसका आंसर होगा कि ये संस्कार जो है ना बेटा, जन्म से पूर्व ही मना लिया जाता है ना, जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। देखो अभी मैंने बताया ना कि शैशव काल में टोटल कितने संस्कार हैं, तो शैशव काल में टोटल कितने संस्कार हैं, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि शैशव काल में कुल कितने संस्कार है, तो 6 संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। देखो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो गुरु है ना, वह शिष्य को अपने घर लेके चल जाते थे, मतलब गुरुकुल लेके चले जाते थे। और वहां पर जो शिष्य होता था वो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए वेद और अन्य विद्याओं का अध्ययन करते थे। और शिक्षा नियमों में ब्रह्मचर्य का भी नियम शामिल था, है ना, कि आप जो है मतलब जो सिंगार पटार है ना, इनसे दूर रह करके एकदम साधु तरह से रहना, है ना, एकदम ब्रह्मचर्य का जीवन बिता करके पढ़ना पड़ता था। तो ये जो प्राचीन काल में शिष्य है ना, उसको क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर में आपको याद रखना है कि ब्रह्मचारी कहा जाता था ना, ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। देखो सप्तपदी मतलब हुआ 7 फेरा। ठीक है, अब आप बताओ 7 फेरा किस कर्मकांड में लिया जाता है ना, तो कौन से संस्कार के अंदर ये आएगा, ये कर्मकांड है ना, ये अनुष्ठान जो है सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब क्या हुआ, सप्तपदी का मतलब हुआ 7 फेरा। तो बताओ विवाह के अंदर में होता है ना 7 फेरा लिया जाता है 7 वचन के लिए। ठीक है, तो ये जो है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार के अंदर है, नाम से स्पष्ट है सप्तपदी यानी 7 फेरा जो है ये किस कर्मकांड के अंदर आएगा। तो बताओ 7 फेरा किसके अंदर लिया जाता है, विवाह के अंदर में ना। और आपको पता होगा कि सबसे पवित्र संस्कार कौन है, तो सबसे पवित्र संस्कार भी विवाह संस्कार है। और ये सप्तपदी कर्मकांड जो है किसके अंदर आता है, तो विवाह संस्कार के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार क्या होता है। अच्छा, ये समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है ना, ये समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है,
देखो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं, टोटल 5 होता है। देखो यहाँ पर है ना, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है टोटल, तो टोटल 5 शिक्षा संस्कार होता है। एक का नाम होता है, यहाँ मैं थोड़ा लिखता हूं, है ना, और ये थोड़ा ऊपर का मिटा देते है ना। तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं टोटल, तो शिक्षा संबंधी टोटल जो है ना कितने संस्कार होते हैं, तो शिक्षा संबंधी टोटल 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो 5 संस्कार में कौन कौन होता है, एक होता है अक्षरारंभ, है ना। देखिए 5 संस्कार होता है शिक्षा वाला। एक तो हो गया, सबसे पहले होता है अक्षरारंभ, है ना, अक्षरारंभ होता है। ठीक है, एक अक्षरारंभ हो गया, और दूसरा होता है संस्कार जो इसके अंदर उपनयन होता है ना, एक उपनयन होता है, एक उपनयन हो गया। और तीसरा जो होता है वो वेदांत होता है। ठीक है, क्या होता है, वेदांत होता है, वेदारंभ होता है ना, वेदारंभ, वेदों का अध्ययन आरंभ करता है, तो वेदारंभ हो गया। और जो चौथा होता है शिक्षा वाला, वो वाला होता है केशांत। ठीक है, केशांत होता है। और 5वां वाला जो होता है वो समावर्तन होता है, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। 5वां वाला जो है ना वो समावर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये तीनों क्या है, जन्म से पूर्व वाला है। ठीक है, और ये पांचों जो अभी लिखे हैं ये क्या है, पांचों, ये पांचों है शिक्षा संबंधी वाला, यानी ये वाला। कितने संस्कार होते हैं टोटल, 5। पहला होता है अक्षरारंभ, यानी जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने के बाद जब होश आता है ना, जब थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे पहले जो है ना ये संस्कार मनाया जाता है शिक्षा वाला काल में, है ना, अक्षरारंभ संस्कार। यानी इसमें क्या होता है, जो शिशु होता है ना, जो बच्चा होता है, पहली बार जब अंक लेखन सीखता है, जब अक्षर लेखन सीखता है, तो उसके लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसको हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। यानी इस संस्कार के अंदर क्या होता है, इस अक्षरारंभ संस्कार के अंदर में शिशु पहली बार अक्षर लेखन सीखता है। उसके बाद उपनयन संस्कार आता है। उपनयन संस्कार क्या होता है कि गुरु जो है ना, गुरु जो है बच्चों को अपने घर लेकर चल जाता है, मतलब गुरुकुल लेकर चले जाता है। और गुरुकुल में तब वहां पर बच्चा रह करके जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए जो है विद्या अध्ययन करता है। तो ये उपनयन संस्कार, उपनयन का मतलब हुआ शिशु जो है ना किसके घर चल जाएगा, बोलिए, गुरुकुल चल जाएगा, है ना, तो गुरु के घर चल जाएगा। तो ये इसमें उपनयन संस्कार हो गया। अब फिर जाकर के वहां वेदारंभ संस्कार का मतलब क्या होगा, वेदों का अध्ययन आरंभ करेगा, है ना। और केशांत संस्कार का मतलब हुआ, केशांत संस्कार मतलब हो गया एक तरह से मुंडन, है ना, क्षौर कर्म। और यानी कि गुरु के घर में जो पहली बार मुंडन किया जाता है ना, गुरु के घर में पहली बार, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, केशांत, यानी केशों का अंत। यानी केशों का अंत मतलब केश को छिल दिया जाता है, उतार दिया जाता है, जिसको हम लोग केशांत संस्कार बोलते हैं, क्षौर कर्म बोलते हैं, ठीक है, मुंडन बोलते हैं। ये कहां पर होता है ये वाला संस्कार, तो गुरु के घर में होता है। अब देखो ये वाला जो समावर्तन संस्कार होता है, ये समावर्तन संस्कार होता है, ये संस्कार क्या है कि हाँ भाई अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। अब पढ़ाई पूरी हो गई तो अब बच्चा को कहां पर भेजा जाएगा, घर भेजा जाएगा। तो पढ़ाई पूरा होने के बाद बच्चा को घर भेजने से पहले जो संस्कार मनाया जाता है, तो उसी संस्कार को क्या बोलते हैं, समावर्तन संस्कार कहते हैं। और ये समावर्तन संस्कार जो है, ये आप देख लो, सबसे पहली बात तो ये कि ये शिक्षा संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है। ठीक है, शिक्षा संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, तो समावर्तन संस्कार। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो शिष्य होता है उसको अपने घर भेज देना। मतलब शिष्य जो है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, मतलब विवाह करके जो है वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने चले जाता है। ठीक है, तो यह समावर्तन संस्कार है। जैसे उपनयन संस्कार में क्या होता है कि शिष्य गुरु के घर में आता है, और यहाँ पर समावर्तन में क्या होता है कि शिक्षा पूरा होने के बाद शिष्य गुरु के घर से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये समावर्तन संस्कार जो है ना शिक्षा संस्कार के अंदर आता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये जो समावर्तन संस्कार है ना, ये अंतिम शिक्षा संस्कार है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि गुरु के घर से, है ना, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यानी गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में, ठीक है, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाना, ये जो है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है। मतलब ये जो गर्भाधान संस्कार है ना, इसका क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये गर्भाधान संस्कार क्यों मनाया जाता है। तो मैंने अभी बतलाया था ना कि जन्म के पूर्व बेटा 3 संस्कार होता है, एक होता है गर्भाधान, एक होता है पुंसवन, और एक होता है सीमंतोन्नयन।
ये जो गर्भाधान संस्कार है ना, ये गर्भ की रक्षा के लिए, यानी माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेहत के लिए जो है ये संस्कार मनाया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है गर्भ की रक्षा। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गर्भ के रक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार भी आप देख लो, जन्म के पूर्व जो 3 संस्कार है ना, ये तीनों, तो उसी में सबसे अंतिम संस्कार सीमंतोन्नयन है। ये संस्कार कब मनाया जाता है? जब एक गर्भवती महिला है, 7 महीने उसके गर्भ में जब शिशु हो जाता है 7 महीने का, तो गर्भवती के महिलाओं की प्रसन्नता के लिए और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना, तब तो वो शिशु को ठीक से जन्म दे पाएगी। तो गर्भवती महिलाओं की प्रसन्नता के लिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए जो है ये सीमंतोन्नयन जो है संस्कार मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न भी देखो वही पूछा है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, है ना, गर्भवती की, ठीक है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए आप इधर के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, के लिए ये जो है संस्कार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागदान किस संस्कार में होता है? ठीक है, देखो अगर आप वागदान का मतलब समझ जाओगे ना, वागदान का मतलब समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस संस्कार में आता है। ठीक है, वागदान का मतलब होता है वचन देना, है ना, वागदान का मतलब होता है वचन देना। आप इस वागदान को जो है ना आप तिलक संस्कार भी कह सकते हो, या इनको आप जो है तिलक के अलावा इसको सगाई संस्कार भी कह सकते हो। यानी तिलक और सगाई संस्कार बोलो या वागदान बोलो, यानी वचन देना संस्कार बोलो। ये कब होता है बताओ? तिलक संस्कार, सगाई संस्कार और वागदान संस्कार ये विवाह के अंदर आता है। यानी इसमें जो है ना लड़की के पिता जो है लड़के के पिता को और लड़के के पिता जो है लड़की के पिता को वचन दे देते हैं कि भविष्य में शादी जो है हम जरूर करेंगे, है ना। तो ये वागदान संस्कार के अंदर होता है। यानी जो सगाई संस्कार होता है उसमें भी देखता ना पूजा पाठ वगैरह होता है, ये वागदान कर्मकांड जो होता है यानी अनुष्ठान होता है, जो पूजा पाठ होता है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है पता है? यानी इसमें वचन देना कि लड़की वाले ने लड़कों को और लड़कों वालों ने लड़की को वचन दे दिया कि भविष्य में हम शादी जरूर करेंगे। तो ये वागदान कर्मकांड जो है किस संस्कार के अंदर आता है? तो ये जो है ना विवाह संस्कार के अंदर आता है। अब इससे ऊपर भी आया था ना कि सप्तपदी यानी 7 फेरा जो है ये कर्मकांड किस संस्कार में आता है? तो ये कर्मकांड जो है विवाह संस्कार में आता है। और वागदान कर्मकांड भी किस संस्कार में आता है? तो ये भी विवाह संस्कार में आता है। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से देखिए, सीमंतोन्नयन किस संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? अब देखो सीमंतोन्नयन क्या होता है ना, सीमंतोन्नयन जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन आप देख लो, यहाँ पर सीमंतोन्नयन ये देख लो आप, तो जन्म के पूर्व ये 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। तो यहाँ पूछा है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ठीक है, तो आपको याद रखना है जन्म से पूर्व, है ना, जन्म से पूर्व का संस्कार है। ठीक है, जन्म से पूर्व का संस्कार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी ग्रहण किसमें होता है? ठीक है, ये देखो पानी ग्रहण जो है ना, पानी ग्रहण जो है, पानी का मतलब होता है हाथ और ग्रहण का मतलब होता है पकड़ना, यानी हाथ पकड़ना। यहाँ देखिए ये पानी ग्रहण, देखो बेटा पानी लिखा है भाई, पानी, इस पानी का मतलब हाथ होता है। देखो ऐसे अगर लिखा रहेगा ना, प में आकर नौ में दुर्गी कर पानी, इस पानी का मतलब हुआ पानी, और इस तरह से अगर पानी लिखा रहता है तो इस पानी का मतलब हाथ होता है। ठीक है, तो हाथ ग्रहण का मतलब क्या होता है? पकड़ना। यानी जो है ना ये जो पानी ग्रहण होता है, इस पानी ग्रहण का पानी ग्रहण संस्कार कब होता है? ये विवाह संस्कार के अंदर होता है। इसमें जो है पानी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ना, यानी जो है ना विवाह में क्या होता है, जो लड़का होता है ना वो लड़की का हाथ पकड़ के उसको वचन देता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तो ये वही पानी ग्रहण है, यानी कि हाथ में हाथ रख करके एक दूसरे को जो वचन दिया जाता है ना, तो ये वही संस्कार है, हाथ पकड़ना और जो है कि उसको वचन देना कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ निभाऊंगा, रहूंगा। तो ये है पानी ग्रहण। तो अब विवाह में ये होता ही है ना। अब देखते होंगे कि लड़की का जो हाथ है वो लड़कों के हाथ में दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही पानी ग्रहण है। पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब पकड़ना, हाथ पकड़ना और वचन देना। ठीक है, तो ये पानी ग्रहण जो है किस संस्कार में होता है? तो इसका मतलब खाली समझ जाओगे ना, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे भाई पानी ग्रहण जो है ना, पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब हाथ में हाथ डालना, है ना, और वचन लेना। ये तो विवाह के अंदर में होता है। ठीक है, तो पानी ग्रहण जो है पानी ग्रहण जो कर्मकांड है ये किस संस्कार में आता है? तो
तो इसका भी आंसर होगा विवाह संस्कार में आता है। ठीक है, विवाह संस्कार में आता है। इसके अलावा है साहित्यिक ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या मिलता है। देखो केशांत संस्कार क्या होता है, तो आप इसमें देखो 5 गो शिक्षा संस्कार है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। इसी में आपको देखो ये केशांत संस्कार मिल जाएगा ना। ये जो यहाँ जिस संस्कार का जिक्र किया है ना, आप उस 5 शिक्षा संस्कार, ये मैंने 5 शिक्षा संस्कार यहाँ पर लिख के रखा हूं, तो ये 5 शिक्षा संस्कार में आप यहाँ देखिए 4 नंबर वाला में केशांत संस्कार मिलेगा। और ये केशांत संस्कार क्या होता है, देखो ऐसा कहा जाता है कि गुरु के घर में जब बच्चों का मुंडन किया जाता है ना, गुरु के घर में जब बच्चों का मुंडन किया जाता है ना, पहला क्षौर कर्म जब गुरु के घर में होता है तो उसी को हम लोग केशांत संस्कार बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। गोदान मतलब ऐसा लगता है कि गौ दान देना है ना, गाय दान देना, ये मुख्य कर्म होता है। इसलिए साहित्यिक ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम कौन सा संस्कार मिला है, तो गोदान संस्कार है। ठीक है, गोदान संस्कार जो है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो बताओ गोदान जो है ना कौन से संस्कार में होता है, तो आपको याद रखना ये केशांत संस्कार के अंदर आता है। किसमें आता है, केशांत संस्कार के अंदर आता है, केशांत संस्कार के अंदर आता है। नेक्स्ट है, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि कुल संस्कार पूछेगा तो 16, और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के होते हैं। एक क्या, जन्म से पूर्व, एक हो गया शैशव काल, एक हो गया शिक्षा संबंधी, एक हो गया गृहस्थ संस्कार, और एक हो गया मरने के बाद अंत्येष्टि या दाह संस्कार। बताइए पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, है ना, वेदों का आरंभ कहाँ करते थे, पहले शिष्य जो है वेदों का आरंभ कहाँ पर करते थे, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेद कहाँ पर पढ़ते थे, वेदों का वेद पढ़ना कहाँ स्टार्ट करते थे। अब देखो उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ आता है, और उपनयन संस्कार का मतलब ही है कि शिष्य गुरुकुल चले गया है। ठीक है, तो तब उसके बाद वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। इसका मतलब वेदों का अध्ययन कहाँ पर आरंभ करता है, तो गुरुकुल के अंदर करता है, यानी गुरु के घर में करता है, यानी कि गुरुकुल या गुरुगिरी या गुरु के घर, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। अब बताओ शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो टोटल 5 है ना। तो शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो टोटल 5 है। 16 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब इधर आइए, केशांत संस्कार कहाँ पर होता है। अब बताओ, ये मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है ना, केशांत संस्कार कहाँ पर होता है, बता दो फटाफट। केशांत मतलब ये जो है, केशांत का मतलब मुंडन, यानी गुरु के घर में जो पहली बार मुंडन होता है ना, उसको केशांत संस्कार कहा जाता है। तो केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो ये भी गुरु गृह में है ना। कहाँ पर होता है, तो गुरु के गृह में होता है, यानी कि गुरु के घर में होता है। ठीक है, गुरु के गृह में होता है। नेक्स्ट है, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। अब तुम बताओ पुंसवन संस्कार किस में आएगा, है ना। तो पुंसवन संस्कार आप देख रहे शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, यानी पहले देखो जन्म के पूर्व 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। तो गर्भाधान मतलब गर्भ की रक्षा के लिए, और पुंसवन जो है ना, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, उसके अंदर उत्तम संस्कार आए। तो यानी कि शिशुओं के उत्तम संस्कार के लिए जो है पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। तो ये पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गर्भस्थ शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, है ना। गर्भस्थ शिशु मतलब हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, है ना, कि अच्छा संस्कारी बच्चा पैदा हो, तो इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है। अरे भाई ये तो कितने बार हो चुका अब तक, है ना। ये तो 16, कितने संस्कार है टोटल, तो 16 संस्कार है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, तो 16 संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजा होम। लाजा होम क्या होते हैं। अब देखो होता क्या है कि आप देखते होंगे कि मंडप का निर्माण होता है विवाह में। मंडप निर्माण करने के बाद जो है पंडित जी आते हैं, उसके बाद जो है अग्निकुंड बनाया जाता है, और उसमें देखते हैं लड़का का हाथ जो है लड़की का हाथ लड़का के हाथों में दे दिया जाता है, और लड़की का जो भाई होता है ना, वो उसमें लावा डालता है, यानी चावल डालता है ना। क्या डालता है उसके अंदर में, चावल डालता है। कलाई का जो है चावल होता है, उसका भुना हुआ जो होता है, तो उसको जो है उसके अंदर में शायद डाला जाता है। आप लोग एक घर में कंफर्म हो लीजिएगा, है ना। तो ये वही है लाजा होम, यानी जो है ना लड़की का जो भाई है ना, वह लाज भरता है। ऐसा माना जाता है कि वो लाज भर रहा है ना। तो ये जो लाजा होम है ना, ये कर्मकांड किसके अंदर में होता है, तो ये विवाह संस्कार के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये विवाह संस्कार के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। देखो मरने के बाद एक ही संस्कार है जिसको हम लोग अंत्येष्टि
मरने के बाद एक ही संस्कार है जिसको हम लोग अंत्येष्टि या दाह संस्कार कहते हैं, है ना। मरने के बाद एक ही संस्कार है जिसको हम लोग अंत्येष्टि या दाह संस्कार कहते हैं। तो ये अंत्येष्टि संस्कार कब होता है बताओ, तो मरने के बाद होता है ना, मरने के बाद जो है ना ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अपादान क्या होता है, तो आंसर याद रखना आप, इसका आंसर होगा संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये शिक्षा संस्कार है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। तो अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है, तो समावर्तन, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो इसके तीन उद्देश्य है। ये तीन संस्कार होता है ना, तो इसलिए तीन बातें ऑप्शन में रह सकता है। गर्भ की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी शिशुओं के उत्तम संस्कार के लिए, और ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में रहेगा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तीनों बातें इसके अंदर लिखा है, गर्भवती की रक्षा के लिए, शिशु के उत्तम संस्कार के लिए, और गर्भवती के प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी, ये तीनों बात होगा। ये तीनों वजह से जो है जन्म से पूर्व संस्कार मनाए जाते हैं, है ना। जन्म के पूर्व तीन संस्कार क्यों मनाए जाते हैं। पहला संस्कार जो गर्भाधान होता है वह गर्भ में पल रहे बच्चों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। उसके बाद जो पुंसवन संस्कार होता है ये जो है बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए मनाया जाता है। और सीमंतोन्नयन जो जन्म के पूर्व अंतिम संस्कार होता है ये गर्भवती की प्रसन्नता और के स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरारंभ संस्कार का अर्थ क्या होता है। अक्षरारंभ संस्कार का अर्थ क्या होता है कि शिशु के द्वारा पहली बार अक्षर और अंक लेखन प्रारंभ करना, है ना। तो उसके लिए जो है अक्षरारंभ संस्कार मनाया जाता है, ठीक है। यानी जब शिशु जो है ना पहली बार अंक लेखन, यानी शिशु जो है ना, शिशु मतलब जो बच्चा है ना, वह प्रथम बार जब अंक लेखन, ठीक है, अक्षर लेखन प्रारंभ करता है, अक्षर लेखन या अंक लेखन प्रारंभ करता है, तो उसके लिए जो संस्कार मनाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षरारंभ संस्कार, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये 25 ऑब्जेक्टिव है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जन्म से पूर्व संस्कार की बात बहुत अच्छे से इसमें हो चुका। इसके अलावा शिक्षा का भी संस्कार का बात इसके अंदर में हो गया। मरने के बाद एक संस्कार होता है बेटा जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार, और गृहस्थ संस्कार एक होता है जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार, और ये सबसे पवित्र संस्कार होता है। तुम कहोगे सर इस पूरे 25 ऑब्जेक्टिव में से शैशव काल से कहां प्रश्न आया, है ना। शैशव काल संस्कार जो छो है इसके बारे में तो बातें नहीं हुआ जी, है ना, इसके बारे में बात नहीं हुआ है। इससे प्रश्न बहुत कम एग्जाम में आपका पूछा गया है, लेकिन एक केवल शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं तो छो, ये ऑब्जेक्टिव आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहां से उतना प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन कौन सा 6 संस्कार होता है ये मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव यहां से भी अगर आ जाए तो नहीं छूटे, ठीक है। तो बोलिए शैशव काल में कितने संस्कार हैं, तो टोटल 6 संस्कार है। पहला संस्कार कौन है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। इसके अलावा पता है विवाह में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, ये 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, और उस कर्मकांड को तो आप याद कर लो, उसका मतलब समझ में नहीं आता है, और 5 मिनट आप बने रहिए, वो मतलब भी मैं समझा देता हूँ, है ना। तो पहले शैशव काल के जो 6 संस्कार हैं वो कौन कौन से है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये जो है ना आपको तो मालूम होगा लेकिन इसका अर्थ जो है ना बहुत लोगों में से आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ठीक है। शैशव काल में 6 संस्कार होता है। पहला क्या होता है, जात कर्म होता है। जात कर्म का मतलब क्या हो पता है, जात कर्म मतलब होता है जन्म के समय जो संस्कार मनाए जाते हैं, ठीक है। जन्म के समय जो है ना बच्चों के शुभ जीवन के लिए जो संस्कार मनाया जाता है वो जात कर्म होता है। और दूसरा क्या होता है, नामकरण होता है, यानी बच्चों का नाम रखा जाता है। इस संस्कार के अंदर बच्चों का नाम रखा जाता है ना, और बच्चों को एक अच्छे एक जो है विशेष पहचान दी जाती है। इसके अलावा जो है ना निष्क्रमण होता है। निष्क्रमण का मतलब हुआ कि प्रसव घर, जिस घर में माँ बच्चों को जन्म देती है ना, उस घर से बच्चों को और बच्चों के माँ को बाहर निकाला जाता है और पहली बार चंद्रमा और सूरज का दर्शन कराया जाता है। तो ये वो निष्क्रमण संस्कार के अंदर ये आता है। और चौथे नंबर का क्या होगा पता है, चौथे नंबर का होगा अन्नप्राशन, यानी जब बच्चा जो है ना 6 महीना का हो जाता है, ऐसे तो 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध देना चाहिए। 6 महीना हो जाने के बाद बच्चों को अलग से भोजन दिया जाता है, ठोस भोजन दिया जाता है, उसको हम लोग अन्नप्राशन कहते हैं। यह संस्कार तो अपने लोगों के यहाँ मनाया भी बहुत लोगों के यहाँ जाता है, ठीक है। और 5वां नंबर में क्या है पता है, चूड़ा कर्म, है ना। 5वां नंबर में है चूड़ा कर्म। ये चूड़ा कर्म का मतलब क्या है पता है, मुंडन होता है। चूड़ा कर्म का मतलब मुंडन हुआ, यानी शिशुओं का जो है ना पहली बार जो मुंडन होता है उसको चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं। और लास्ट में 6 नंबर में आएगा कर्णभेद।
कर्ण भेद मतलब देखते हैं ना, बालक और बालिकाओं का जो है ना कान का छेदने की जो प्रक्रिया होता है उसको कर्ण भेद बोलते हैं। इसके लिए भी संस्कार बनाया जाता है ना, कान छेदाने के लिए भी संस्कार, खास करके तो बालिकाओं का कान छेदा जाता है, उसके लिए भी संस्कार होता है, ठीक है ना, अनुष्ठान होता है, कर्मकांड होते हैं। लेकिन अपने लोगों के यहाँ पर सीधा तार लिया और कान छेद दिया है ना, यहाँ पर कोई संस्कार नहीं होता है, ठीक है। तो शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं, तो ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे तो आप याद रखिएगा, शैशव काल का अंतिम संस्कार जो है वो कर्ण भेद है, पहला संस्कार जात कर्म है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से उतना ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है, फिर भी इसको याद रखना है। अब विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था ना उसमें अच्छे से उसके बारे में नहीं बताया था, यहाँ पर आप जान लीजिए। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। विवाह संस्कार में संस्कार के कौन कौन से कर्म कांड है, पहली बात तो ये आप ध्यान रखो। पहला कर्मकांड क्या पता है, वागदान। वागदान जो है ना ये पहला कर्मकांड है, पहले मैं लिख देता हूं। और दूसरा कर्मकांड वागदान पहला कर्मकांड हो गया। दूसरा कर्मकांड जो है मंडप निर्माण है ना, मंडप निर्माण है, मंडप निर्माण है। और तीसरा है वधु के घर, वधु के, पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे। वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, ठीक है, वधु के घर वर पक्ष का जो है स्वागत। और तीसरा क्या है पता है, चौथा है वर और वधु को, है ना, वर और वधु को परस्पर देखना, वर और वधु को परस्पर देखना, वर और वधु को परस्पर देखना, वर और वधु को परस्पर देखना। और 5वें नंबर के अंदर आएगा कन्यादान, है ना, 5वें नंबर में आएगा कन्यादान। और 6ठा नंबर के अंदर आएगा, है ना, 6ठा नंबर के अंदर आएगा अग्नि स्थापन, है ना, अग्नि स्थापन, अग्नि स्थापन। और ये जो है 7वां में आएगा पानी ग्रहण, ये क्रम हेर फेर हो सकता है, ठीक है, पानी ग्रहण। और 8वां जो है ये आएगा लाजा होम, है ना, लाजा होम, लाजा होम। 9 नंबर में आएगा सप्तपदी। और 10 नंबर में सिंदूर दान, है ना, लास्ट में सिंदूर दान। ये जो है ये सब जो है ना विवाह के कर्मकांड है, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये अगर आपसे पूछेगा विवाह संस्कार के कौन कौन से कर्मकांड है उसके नाम लिखें, तो ये आप आसानी से यहाँ से बना लीजिएगा। जैसे इससे देखो प्रश्न यहाँ पूछा हुआ भी है ना, पहले बताइए सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो आंसर होगा विवाह संस्कार में। देखो यहाँ सप्तपदी जो है यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था वागदान किस संस्कार के अंदर में होता है, तो विवाह के अंदर में होता है। आप देख लो यहाँ पर वागदान जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, है ना। यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में आता है, तो विवाह संस्कार में आता है। तो ये विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, इसको 10 को याद कर लेना, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए वागदान का मतलब क्या होता है, वागदान मतलब होता है वचन देना, ठीक है। वागदान का मतलब होता है वचन देना, जिसको हम लोग तिलक संस्कार या सगाई संस्कार भी कह सकते हैं। वो जो संस्कार होता है ना उसका उद्देश्य ही होता है कि जो लड़का है ना के माता पिता है, वो लड़की के माता पिता को, लड़की के माता पिता जो है वो लड़का के माता पिता को वचन देते हैं कि हाँ इन दोनों का भविष्य में शादी जरूर होगा, जरूर कराएंगे, ठीक है। तो ये हुआ वागदान संस्कार है। अब उसके बाद मान लीजिए वचन हो गया, अब शादी होगा तो क्या होगा, मंडप निर्माण होगा। ये तो समझ में आई गया कि मंडप का निर्माण करना आता है इसके अंदर में। इसके बाद देखो वधु का मतलब क्या होता है, लड़की, और वर का मतलब होता है लड़का, ठीक है, याद रखिएगा। वधु का मतलब लड़की और वर का मतलब लड़का, ठीक है। अब क्या होगा, बारात आएगा, तो वधु के घर वर पक्ष का स्वागत। बताओ वधु के घर मतलब हो गया जो लड़की के घर किसका स्वागत होगा, वर पक्ष का स्वागत है, मतलब इसमें बारात आना है, ठीक है। अब 4 नंबर है वर और वधु का परस्पर मिलन। बारात आ गया, नाश्ता पानी होने के बाद अब वर और वधु का परस्पर देखना होगा, है ना। मंडप जब आता है, मंडप पर देखते हैं माला जो है वरमाला होता है, तो उसमें एक दूसरे को देख ही लेते हैं लोग। तो यहाँ पर जो है वर और वधु को परस्पर देखना, ये तो आप ये भी समझ में आपको आता होगा। इसके बाद होता है कन्यादान, पूरे विधि पूर्वक जो है कन्यादान कर देते, कन्या का दान। यानी इसका मतलब हुआ कि लड़की के जो माता पिता है ना वह लड़की के हाथ को लड़के के हाथों में दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है कन्यादान का मतलब यही हुआ। इसके अलावा अग्नि स्थापन। अब बताओ अग्नि स्थापन जो है ना, जहां पर आप लोग देखते होंगे हवन जब होता है
तो वहां पर अग्नि को स्थापित किया जाता है, पवित्र अग्नि को स्थापित किया जाता है। यानी मंडप के पास जो है ना अग्नि को, आग को स्थापित करना, यानी अग्नि स्थापन हुआ, ठीक है। और पानी ग्रहण का मतलब क्या हुआ, पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब देना, यानी कि जब लड़की का हाथ लड़के के हाथों में दे दिया जाता है तो वो पानी ग्रहण हुआ। लाजा होम का मतलब क्या हुआ कि लड़की जो है लड़का के हाथ में हाथ रख के रहती है, और लड़की का जो भाई है ना वो चावल, शायद किस चीज का चावल बोले थे, कलई, कलाई का चावल जो है वो भुना हुआ रहता है, उसको जो है कि आग में डालता है लड़की का भाई। ऐसा माना जाता है कि ये जो है लाज भर रहा है, ठीक है। तो ये लाजा होम हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा घर में जानकारी ले लीजिएगा। और सप्तपदी का मतलब क्या हुआ, 7 फेरा लेता है ना, लड़का लड़की दोनों 7 वचन के लिए, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, सिंदूर दान होता है, फिर विवाह जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, तो ये मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया था ठीक से, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में ये पूरा चैप्टर पढ़ाए थे कंप्लीट, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैंने वो सारा ऑब्जेक्टिव कराया। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा ठीक से, मैंने जितना बताया ना, नोट कर लीजिएगा, और फिर उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। अब जो है इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, वो इसके बाद वाले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।